अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ठीक है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या जिसको हम HMP शंट भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये भी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए मैं आज आपको इसको कंसेप्चुअल समझाता हूँ कि दरअसल ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट किसको कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टॉपिक के जो हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, इस टॉपिक को हम क्या क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एट द एंड में डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स ऐड कर दूंगा, जस्ट आप लेक्चर को समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो इस HMP शंट को हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे हम क्यों कहते हैं। इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक शुगर जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ये सबस्ट्रेट एक्ट करता है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट है। अब ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज शुगर है। मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट, पाथवे मतलब एक ऐसा पाथवे कि जिसमें हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटर होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने यही पे लिखा हुआ है। हेक्सोज का मतलब क्या है, 6 कार्बन शुगर, मोनोफॉस्फेट मतलब 1 फॉस्फेट, शंट का मतलब शंट कहते हैं पाथवे को, कोई अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई अल्टरनेटिव पाथवे को हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। HMP शंट का मतलब क्या हुआ, एक साइड पाथवे ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, खास करके हेक्सोज की यूटिलाइजेशन। ये डिफरेंट होता है ग्लाइकोलाइसिस से, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके बाकी नाम क्या क्या है, पहले ये हम नाम देख लेते हैं। इसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। इसको हम सॉरी अच्छा, इसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके एंड में हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट बन रहा होता है। सो दिस नेम इज बेस्ड ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। इस पाथवे के एंड प्रोडक्ट की वजह से इसको क्या नाम दिया गया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का नाम दिया गया। इसके अलावा पेंटोज क्यों जरूरी है, पेंटोज 5 कार्बन शुगर होता है जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के अंदर। ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के अंदर पेंटोज जो होता है यूज हो रहा होता है। इसके अलावा इसको हम पेंटोज साइकिल भी कहते हैं। पेंटोज साइकिल इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये ऑक्सीडाइज होता है, हमारे पास पेंटोज शुगर्स बनते हैं। पेंटोज शुगर रीअरेंज होकर दोबारा से क्या बना रहे थे, हेक्सोज फॉस्फेट बनाते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, एक हेक्सोज दोबारा से हेक्सोज में कन्वर्ट हुआ और साथ साथ में पेंटोज की फॉर्मेशन हुई, इसको हम पेंटोज साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस साइकिल में रीजनरेट हुआ स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग में ग्लूकोज था 6 कार्बन का है, एट द एंड हमारे पास क्या हासिल हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा हासिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक साइकिल है जिसमें हमारे पास पेंटोज भी बन रहा है और जो स्टार्टिंग मटीरियल था वो दोबारा से एंड प्रोडक्ट पे हमें हासिल हो गया। इसके अलावा एक इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ठीक है, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। इस नाम का मतलब ये है कि हमारे पास इस साइकिल के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट का नाम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, फिलहाल आप नाम को समझने की कोशिश कर लें। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर, फिर ये कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे कहते हैं। इसके अलावा इसके एक दूसरा नाम भी है, वारबर्ग डिकिन लिपमैन पाथवे, वारबर्ग डिकिन लिपमैन पाथवे। ठीक है, अब ये नाम जो है ना, ये एक साइंटिस्ट को एजाज में दिया गया है, ऑटो वारबर्ग, F डिकिन एंड फ्रिट्ज लिपमैन थे। इन्होंने क्या किया था, हु इंडिपेंडेंटली स्टडीड एंड डिस्क्राइब द पाथवे एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। उन्होंने इस पाथवे को डिस्क्राइब किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। जिसकी बेसिस के ऊपर इस पाथवे को इनके नाम के ऊपर भी पाथवे का नाम रखा गया है। वारबर्ग ने वर्क किया था ऑक्सीडेशन के ऊपर,
एंड कैंसर मेटाबॉलिज्म के ऊपर, जबकि डिकन जो था इसने कंट्रीब्यूट किया था, डिस्क्राइब किया था पेंटोज फॉस्फेट साइकिल को। इसके अलावा लिपमन जो होता है ये फेमस है हमारे पास कोएंजाइम ए एंड मेटाबॉलिक एनर्जी ट्रांसफर के लिए भी। तो डियर स्टूडेंट ये इसके कुछ थे सिनोनिम्स। क्या क्या सिनोनिम्स, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ। पहली बात क्या है, इसको हम HMB पाथवे कहते हैं। इसके अलावा इसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। इसके अलावा इसको हम पेंटोज साइकिल भी कहते हैं। इसको हम फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। इसको हम वारबर्ग डिकन लिपमिन पाथवे भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट आपने सिर्फ पाथवे के नाम मेंशन करने हैं, जो सिनोनिम की हेडिंग होगी आपने ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन साथ में नहीं लिखनी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए साथ में ऐड किया हुआ था। डियर स्टूडेंट इसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेंटोज 5 कार्बन शुगर है, उसके अंदर फॉर्मेशन हो रही होती है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज को। डियर स्टूडेंट व्हाट इज ग्लूकोज? आई होप कि आपको ग्लूकोज का पता होगा। ग्लूकोज क्या होता है? हाँ डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की क्लास मोनोसेक्राइड से बिलोंग करता है, जो कि हमें एनर्जी देता है। अब ये ग्लूकोज जो है, इससे एनर्जी अगर हमें हासिल होती है, कैसे हासिल होती है? ग्लाइकोलिसिस के जरिए। विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से हमें क्या हासिल होती है? एनर्जी हासिल होती है। ग्लूकोज से क्या बनना था? पायरुवेट बनना था। पिछले लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी मैं इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये पायरुवेट जो होता है फिर आगे हमारे पास इंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, एसिटाइल को है, इससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। अगर ऑक्सीजन मौजूद हुआ तो एक ग्लूकोज से हमें 38 एनर्जी ADP मिल रही होती है। या तो इस ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा और ये पायरुवेट इंटर होगा क्रेब्स साइकिल में, या तो ये ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बना रहे थे? ग्लाइकोजन स्टार्च या सक्रोज को बना रहे होते हैं। ग्लाइकोजन नियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो हो रही होती है ग्लूकोज से, ठीक है। या तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन स्टार्च या सक्रोज बनेगा, या ये ग्लूकोज इंटर होगा इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर या HMP पाथवे के अंदर इंटर होगा। ये तीनों पाथवे अलग अलग है, डिफरेंस है, ठीक है। पायरुवेट का पाथवे अलग है, राइबोज 5 फॉस्फेट का पाथवे अलग है, और ग्लाइकोजन के बनने का पाथवे क्या है? अलग है। तो डियर स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे अब इस HMP शंट का फायदा क्या है, इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी मतलब क्या जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी क्या इतनी अहमियत क्यों है। सो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बट नॉट मीन फॉर एनर्जी। डियर स्टूडेंट ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रही थी? ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रही थी? आई होप कि आपने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा होगा। ग्लाइकोलिसिस क्यों जरूरी होती है? ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी हासिल होती है। तो ग्लाइकोलिसिस किसके लिए जरूरी है? ATP को हासिल करने के लिए ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। लेकिन इसमें ग्लूकोज से हमें ATP हासिल करना हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर या इब्नर-मेयरनेफ-हॉफ पाथवे के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, किसके लिए? ATP के लिए, हमें ATP हासिल हो रही होती है। लेकिन इस HMP शंट के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज तो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज तो होता है, हाइड्रोजन की रिमूवल तो होती है, लेकिन बट इंस्टेड ऑफ ATP द पाथवे प्रोड्यूस NADPH एंड पेंटोज शुगर। यहाँ पे क्या बनेगा? NADPH बनेगा और पेंटोज शुगर बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें ATP हासिल हो रही थी, इसके अलावा NADH हासिल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हासिल हो रहा है? यहाँ पे NADPH और पेंटोज शुगर हासिल होते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा इनके क्या फंक्शंस हैं। अच्छा, सो इट मेन पर्पज इज बायोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन नॉट एनर्जी। अब ये NADPH जो है ना, इसने आगे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों को बनाना है, ठीक है। पेंटोज शुगर ने भी आगे क्या करना है? बहुत सारी चीजों को बनाना है, वो प्रोटेक्शन के अंदर भी हेल्प कर रही होती है। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? NADPH प्रोवाइड कर रहा है। अब NADPH जो है ना, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो औरों को रिड्यूस करते हैं। खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। औरों को किसे रिड्यूस करेंगे? बाय डोनेटिंग हाइड्रोजन आयन। ये उनको क्या दे रहा होता है? हाइड्रोजन आयन दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, नीडेड, अच्छा NADPH इज अ रिड्यूसिंग एजेंट नीडेड इन मेनी एनाबॉलिक या रिडक्टिव प्रोसेस। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है, फिलहाल आपने इनको जहन में रखना है, ठीक है, कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। NADPH रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा ये फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। जिस तरह हमारे पास लिवर हो गया, एडिपोज टिश्यूज हो गए, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, मतलब इन यहाँ पे फैटी एसिड की सिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड की हार्मोन सिंथेसिस के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। प्रोटेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस पॉइंट को मैं आगे बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा,
फिलहाल आप याद रखें कि NADPH के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। विदाउट NADPH सेल कैन नॉट कैरी आउट दीज इसेंशियल रिएक्शन, इनके बगैर सेल जो होता है ना ये इसेंशियल रिएक्शन नहीं कर सकता। इसके अलावा इट प्रोवाइड पेंटोजेज, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, पेंटोज शुगर प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा प्रोवाइड पेंटोजेज, इससे हमें क्या हासिल होते हैं, पेंटोजेज हासिल हो रहे होते हैं। पेंटोज क्या है, पेंटोज 5 कार्बन, ठीक है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, पेंटोजेज है। राइबोज जिस तरह है, राइबोज 5 फॉस्फेट इससे हमें हासिल होता है। अब राइबोज क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास डीऑक्सी राइबोज, वहां पे क्या होता है, ये राइबोज होता है, 5 कार्बन की एक रिंग होती है, ठीक है। अच्छा जी, विच इज नीडेड फॉर DNA एंड RNA सिंथेसिस। राइबोज हमें क्यों चाहिए, आगे DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए राइबोज जो होता है ये जरूरी होता है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम, NADH, NAD+ हो गया, FAD हो गया, CoA हो गया, इनकी फॉर्मेशन के अंदर भी हमारे पास ये राइबोज यूज हो रहा होता है। दिस इज वाई टिश्यू वाई रैपिड सेल विद रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास टिश्यूज जो हो गए इनमें जल्दी जल्दी सेल डिवीजन हो रही होती है। जिस तरह हमारे पास बोन मैरो हो गया, स्किन हो गया, ट्यूमर सेल्स हो गए, ये जो होते हैं ना इस पाथवे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट को बहुत गौर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनाइज की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है ना, ये हमारे पास एक एंजाइम है। अच्छा, ये एंजाइम है, अगर ये एंजाइम नहीं होगा सो रेड ब्लड सेल जो होंगी NADPH की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। आगे मैं साइकिल को डिस्कस करूंगा, उस साइकिल के अंदर इस एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। फिलहाल आपको मैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जल्दी से करा देता हूं, फिर आगे हम साइकिल को डिस्कस करेंगे। अगर ये एंजाइम नहीं होगा सो रेड ब्लड सेल जो होंगे उसके अंदर HMP पाथवे नहीं हो पाएगा, सो NADPH की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। अच्छा, अगर NADPH की फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि NADPH जरूरी क्यों है। डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल है जिनका नाम है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट बन रहे होते हैं ना, जो कि हमारे सेल को डैमेज कर रहे होते हैं, ये उनके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, खास करके रेड ब्लड सेल के अंदर। So glutathione is a small antioxidant present inside our cell, especially in red blood cell. एक्टिव फॉर्म में इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है, GSH, ग्लूटाथायोन सल्फर बॉन्ड बनाए हुए, साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, सल्फर ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब देखो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, H2O जो होता है, H2O की ऑक्सीडेशन होती है, एक ऑक्सीजन की एडिशन से H2O2 बन जाता है। H2O के ऊपर जब एक ऑक्सीजन मजीद ऐड हो जाता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, तो क्या बन गया, H2O2 बन गया, या फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, ये अटैक कर रहे होते हैं रेड ब्लड सेल के ऊपर, मतलब ये फ्री रेडिकल हमारे सेल को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। अब इस ग्लूटाथायोन ने क्या करना है, इसने सेक्रीफाइस करना है रेड ब्लड सेल को बचाने के लिए। अब ये कैसे कर रहे थे, देखो ये ग्लूटाथायोन की स्ट्रक्चर है, आपने स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जाना। देखो यहाँ पे लगे हुए सल्फर, सल्फर के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस ग्लूटाथायोन ने क्या करना है, इस H2O2 अगर इसकी आप खोल के लिखोगे तो ऐसे OH OH 2H 2O H2O2, ठीक है। अब ये जो एक ग्लूटाथायोन का मॉलिक्यूल है, ये अपना एक हाइड्रोजन इस वाले OH को दे देगा। जब इस OH को एक हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन गया, एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया। एक ग्लूटाथायोन ने एक हाइड्रोजन दिया, सो एक H2O का मॉलिक्यूल बना। जब एक दूसरा ग्लूटाथायोन आएगा तो वो भी इस सल्फर से एक हाइड्रोजन अपना किसको देगा, इस OH को देगा। सो हमारे पास दो क्या बन जाएंगे, वाटर की मॉलिक्यूल बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, दो ग्लूटाथायोन के मॉलिक्यूल आए, उन्होंने दो हाइड्रोजन दिए, एक हाइड्रोजन इस OH को, एक इस OH को। सो हमारे पास क्या बने, दो H2O के मॉलिक्यूल बन गए। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकला था, दूसरे के ग्लूटाथायोन से भी यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा। सो ये एक ग्लूटाथायोन, यहां से एक हाइड्रोजन निकला था, इस दूसरे ग्लूटाथायोन से भी एक हाइड्रोजन निकला था। सो ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने क्या बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब जब इन्होंने अपनी जॉब परफॉर्म की
जब इन्होंने ग्लूटाथायोन, अब देखो इन्होंने क्या किया, H2O2 के इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन ये खुद किस फॉर्म में आ गए, अब ये खुद क्या हो गए, ऑक्सीडाइज्ड हो गए। अब ये खुद क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। एक ग्लूटाथायोन, फिर सल्फर, फिर सल्फर, फिर ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन, सल्फर, सल्फर, फिर ग्लूटाथायोन। अब ये क्या हो गए, ऑक्सीडाइज्ड हो गए। जब कोई भी मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन लॉस करता है, हाइड्रोजन दूसरे को देता है, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन है ना, ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है। ये क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। इसको दोबारा एक्टिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ये इनएक्टिव कैसे हुआ, जब इसने हाइड्रोजन को क्या किया है, लॉस किया है। सो जब ये हाइड्रोजन को दोबारा से गेन कर लेगा, सो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सो हाउ इज इट रीजनरेटेड, दिस रीजनरेशन नीड एन एंजाइम ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। इसकी रीजनरेशन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम है। दिस एंजाइम रिक्वायर NADPH। अब बात समझ में आई, इस एंजाइम को क्या चाहिए, NADPH चाहिए। अगर NADPH बनेगा इस HMP पाथवे के अंदर, तो तभी हमारे पास ग्लूटाथायोन जो होगा वो दोबारा से रीजनरेट हो पाएगा और दोबारा से H2O2 के इफेक्ट को खत्म करने के काबिल बन पाएगा। अगर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी हो गई, सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये एंजाइम वीक हो जाएगा, NADPH की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो हमारे पास ये जो ग्लूटाथायोन है, इसकी ये जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन है, ये दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम H2O2, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन और हेमोग्लोबिन जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो रेड ब्लड सेल की क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। जब रेड ब्लड सेल ही टूट गए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो होगी, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स के पास प्रॉपर लेके कौन जा रहा होता है, रेड ब्लड सेल ही ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा होता है ना। जब रेड ब्लड सेल नहीं होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, NADPH के बगैर ग्लूटाथायोन जो होता है ना, ये रिड्यूस फॉर्म में स्टे नहीं कर सकता। तो रेड ब्लड सेल जो होंगे ये लॉस कर लेंगे अपनी प्रोटेक्शन को। तो इसके पीछे ये कहानी थी। अगर हमारे पास NADPH नहीं होगा तो कौन सा एनीमिया होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, जिसकी वजह से हमारे पास रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, तो हमें जॉन्डाइस होता है, यरकान। यूरिन क्या होता है, डार्क यूरिन। क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है। इसके अलावा हमें फटीग होती है। क्यों, थकावट हमें इसलिए महसूस होती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि रेड ब्लड सेल ही कम है। जब रेड ब्लड सेल कम होंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, एनएरोबिक। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब ग्लूकोज टूटता है तो फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड से हमारे मसल्स हमें कैसे मतलब थकावट महसूस होती है। अच्छा, अब कुछ मेजर डिफरेंसेस है ये हमारे पास EMP पाथवे के अंदर। आप भी हैरान होंगे कि सर MP पाथवे को पढ़ा नहीं रहा है और उससे पहले हमें ये मेजर डिफरेंसेस करवा रहा है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इस पाथवे को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कैसे इसके दरमियान ग्लाइकोलाइसिस में फ़र्क होता है। अच्छा, HMP शंट पाथवे के अंदर 2 स्टेजेस हैं। इसके अंदर कितने स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये इस डायग्राम को आप फिलहाल अवॉइड कीजिएगा, मैं आपको अगली डायग्राम से समझा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर 2 पाथवे हैं, मतलब 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज 1 को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। स्टेज 1 को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज। स्टेज 2 को हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव फेज को। किसको, ऑक्सीडेटिव फेज को। अब ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेज में सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर। एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। वही मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, अगर ये एंजाइम होगा तो तभी हमारे पास इसकी कन्वर्जन हो पाएगी। वैसे यहां से आपको समझ नहीं आ रही है तो हम यहां से देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, PO3 लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, 6 वाले कार्बन पे लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। अब इस एंजाइम ने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन की NADP प्लस मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में आता है। इससे क्या कर रहा था, एक हाइड्रोजन को निकाल के इसने क्या किया, NADPH बना दिया। NADP प्लस के साथ क्या किया इसने, हाइड्रोजन की अटैचमेंट करवा दी। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला। जब ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, एक हाइड्रोजन मिल गया NAD प्लस को, क्या बन गया, NADPH बन गया और साथ में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। ये स्टूडेंट स्टेप समझ में आया कि नहीं,
एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, ये एक हाइड्रोजन आके लग गया NAD+ के साथ, क्या बन गया, NADPH बन गया। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो प्लस की फॉर्म में यहां से क्या हो गया, निकल गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था, देखो कार्बन वही है, अभी भी क्या है, 6 कार्बन, ये 1 2 3 4 5 6, अभी भी फॉस्फेट कौन सी पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे ही है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 6 फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोन, ग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं। इसमें फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क यही है कि इस कार्बन के साथ क्या थे, इस तरफ OH था, इस तरफ H था, इस कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड विद OA, क्यों, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकल गया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक NADPH की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, आपने याद रखना है, एक NADPH हमारे पास बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो होता है, एक एंजाइम लेक्टोनेस की मौजूदगी में H2O की एंट्री भी होती है मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में, ये कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर। कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहां पे क्या होता है देखना, वही स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे इस कलर से शो किया हुआ है, अच्छा पिंक कलर से, यहाँ पे भी, यहाँ पे पिंक कलर से शो किया हुआ है। इस कार्बन नंबर 1 ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था ना, तो ये ऑक्सीजन क्या कर लेता है, इस कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ देता है, इन दोनों की दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा। सो इस ऑक्सीजन ने, देखो ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसने ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ था इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ इसने वैसे बॉन्ड बनाया हुआ था। इस ये जो मैं रेड डॉट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, इसने यहाँ से ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ था। अब जब ये बॉन्ड टूट गया, साथ में H2O आया है, H2O जब टूटता है तो क्या बनता है, HOH, OH आके इस पोजीशन पे लग गया, बाकी जो H पॉजिटिव आयन था उसको छोड़ दो, O नेगेटिव अपनी जगह के ऊपर आके लग गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, सिंपल सी बात है, इस कार्बन ने, इस ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया था इस कार्बन के साथ, ये बॉन्ड इसने ब्रेक कर दिया, पीछे से एंट्री हुई H2O की, H2O के अंदर जो OH था वो आके इस पोजीशन के ऊपर लग गया, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे O नेगेटिव की फॉर्म में। अब क्या होगा, अगले स्टेप में एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। डियर स्टूडेंट, ये आगे में स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक NAD+ आता है, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर वो क्या बना रहा है, NADPH बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन आयन एक दूसरा भी रिलीज होता है, और साथ में यहाँ से CO2 निकल रहा होता है। अब देखो यहाँ पे CO2 कहाँ से निकला है, ये जो CO2 है, ये CO2 यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, CO2 यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। पीछे कितने कार्बन बच गए, 1 2 3 4 5 कार्बन कितने बच गए, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए 5, ठीक है। अब देखो इस वाले कार्बन के साथ OH H H, अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे हो रहा ये होता है कि यहाँ पे होती है आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म नहीं होती है, यहाँ से ये जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है, ये और यहाँ से H, ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं, ये दोनों, एक H तो यहाँ से निकल गया NADPH के साथ मिलके, ये जो दूसरा H है ना, ये इस वाले कार्बन से शिफ्ट होके इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया। डियर स्टूडेंट, देखना, गौर से देखना, बहुत ही आसान सा स्टेप है, समझो यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, NAD+ के साथ मिलके, NADP+ के साथ मिलके इसने क्या बना दिया, NADPH बना दिया। बाकी इस वाले देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है इस वाले कार्बन के ऊपर, पीछे इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चला गया, सो ये इस कार्बन के साथ क्या कर देता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है। ये स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो ना, कार्बन नंबर 2 के साथ जो O के साथ जो हाइड्रोजन था ये आ गया इस वाले कार्बन के साथ, बाकी एक हाइड्रोजन जो था वो हमारे पास NAD+ के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया, NADPH बना दिया। अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वालों को हम क्या कहते हैं, राइबुलोज 5 फॉस्फेट कहते हैं। 5, अब 5 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, राइबुलोज 5 फॉस्फेट कहते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा एंजाइम आता है जिसका नाम है फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। वो क्या कर रहा होता है, इस कार्बन डबल बॉन्ड विद O को आइसोमरेज, मतलब आइसोमर, इन दोनों की स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंट है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। वो क्या कर रहा होता है, यहाँ से इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, इसको कार्बन नंबर 1 के ऊपर शिफ्ट कर लेता है। सो कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये आ गया। अब पहले यहाँ पे ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप था, कार्बन कार्बन
कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन सा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डी राइबोज 5 फॉस्फेट बन गया। अब डी राइबोज 5 फॉस्फेट तक का बनना का जो प्रोसेस था ना, ये हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज है। ऑक्सीडेटिव फेज क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की क्या होती है, रिमूवल हो रही होती है। अब नेक्स्ट, अब देखो ये सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। स्टेज 1 क्या है, इसमें क्या क्या बना, NADPH बने। कितने NADPH बने, एक NADPH यहाँ पे बना, दूसरा NADPH यहाँ पे बना, साथ में और क्या बना है, CO2 की फॉर्मेशन हुई है। सो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर क्या बने, 2 NADPH बने और एक CO2 बना। ठीक है, NADPH की फॉर्मेशन हो रही है और CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। सो आपने ये नोट्स पढ़ लेने, ये बाकायदा प्रॉपर मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास एंड ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज आप पढ़ लेते हैं। फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वी ऑब्टेन 2 NADPH प्लस 1 राइबोलोज 5 फॉस्फेट प्लस 1 CO2। ठीक है, एक हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या हासिल हुई, हमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट हासिल हुई है, साथ में एक CO2 हासिल हुआ है। अब यही राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो होता है ये आगे इंटर हो रहा होता है। तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अब जो हमारे पास एंड पे क्या बना था, एंड पे हमारे पास बना है डी राइबोज 5 फॉस्फेट बना है। तो यहाँ से साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा, डी राइबोज 5 फॉस्फेट से स्टार्ट होगा। अब ये हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंजाइम है जिसका नाम है इपीमरेज। इपीमरेज क्या कर रहा होता है, इस डी राइबोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा होता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। डियर स्टूडेंट, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आपने स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करनी है। देखो ये है हमारे पास अल्डिहाइड CHO, ये हमारे पास क्या है, कीटोन। सो हमारे पास एक अल्डिहाइड से क्या बना है, कीटोन बना है। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है। नाम इसका है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अभी भी 5 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज क्या कर रहा होता है, वो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल के ऊपर वो एक्ट कर रहा होता है और इसके ऊपर कुछ ऐसे एक्ट करता है। देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास ट्रांसकीटोलेज है ना, ये क्या करता है, इस वाले 5 कार्बन के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। इससे ये जो 2 कार्बन है ना, ये जो 2 कार्बन है, इनको लाके अटैच करवाते थे इस कार्बन के ऊपर। देखो यहाँ पे कलर से आपने समझने की कोशिश करनी है। ये कौन सा कलर है, पिंक कलर है, गुलाबी कलर है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये कौन सा डार्क ग्रीन कलर है। तो ये डार्क ग्रीन कलर के जो 2 कार्बन है ये आके अटैच हो गए इस वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, पीछे हमारे पास कितने बच गए, 1 2 3 1 2 3। देखो ये 3 यहाँ पे बच गए और ये जो 2 थे ऊपर वाले ये आके इस वाले के ऊपर लग गए। सो हमारे पास 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर से क्या बन गए, 7 कार्बन वाली। 5 के साथ जब 2 लगे कितने बन गए, 7। और यहाँ पे हमारे पास 5 से जब 2 निकल गए कितने बन गए, 3। सो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है इसको हम कहते हैं सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट इसको हम कहते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांसएल्डोलेज। कौन सा एंजाइम, ट्रांसएल्डोलेज। वो क्या कर रहा होता है, वो कुछ यूं करता है कि जो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक COHH है, इसमें से एक COHH को निकाल के इस वाले के ऊपर अटैच कर रहा है। कंफ्यूज नहीं हो ना, इस 7 कार्बन वाली स्ट्रक्चर से एक COHH को निकाल के यहां से अटैच करवा रहा है इस 3 वाले के ऊपर। तो जब 7 से 1 निकल गया तो पीछे हमारे पास कितने कार्बन बच जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 3 थे, एक आगे लग गया, 1 2 3 4। समझ में आया। 6 वाले को हम क्या कहते हैं, 6 वाले को हम कहते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो यहाँ पे कीटोन है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। और ये जो हमारे पास बना है ना, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। देखो 4 पोजीशन को फॉस्फेट लगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सिंपल सा स्टेप है, हमारे पास फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है,
ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड होता है। सो ये जो कार्बन है ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन नंबर 1 पोजीशन के ऊपर। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। यहां तक समझ में आया। अब अगर इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को देखा जाए और इस इरिथ्रोज को देखना जाए और साथ साथ में हमारे पास ये जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना था, यहाँ पे हमारे पास ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना था ना, ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और ये जो हमारे पास इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये दोनों आपस में मिलके अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलके इससे ये जो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन शिफ्ट होते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, इससे जब 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कितने बच जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इससे हमारे पास 5 में से 2 निकल गए, पीछे कितने बच जाएंगे 1 2 3। डियर स्टूडेंट बहुत कम्प्लेक्स सी चीज है, आपने इन स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 ड्रॉ करके जब आप सीक्वेंस से लिखेंगे आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सो हमारे पास क्या क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इसके अलावा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना, इसके अलावा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास आखिर में दोबारा से क्या हो गया, बन गया। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या होगी इसमें, अच्छा ये यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर सीक्वेंस से लिखा हुआ है। स्टेज 2 के अंदर नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, पेंटोज फॉस्फेट की इंटर कन्वर्जन होती है किसमें, राइबोज 5 फॉस्फेट में, इसके अलावा ज़ाइलुलोज 5 पायरोफॉस्फेट में, इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट टू हेक्सोज फॉस्फेट, हेक्सोज फॉस्फेट के अंदर भी इसकी कन्वर्जन होती है। सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बना, NADPH इज प्रोड्यूस फॉर बायोसिंथेसिस एंड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। इसके अलावा राइबोज 5 फॉस्फेट जो था ये हमारे पास यूज होता है आगे किस चीज के लिए, राइबोज 5 फॉस्फेट जो थी हमारे पास DNA की सिंथेसिस के लिए अंदर यूज हो रहा होता है। इसके अलावा CO2 क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। डियर स्टूडेंट हमारे पास जो NADPH बना है, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये हमारे पास क्या है, NADPH है। NADPH स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके अलावा अगर इसमें और NADPH में फर्क देखा जाए तो इन दोनों में फर्क क्या है, हाँ डियर स्टूडेंट इन दोनों में फर्क क्या है, NADH के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई फॉस्फेट नहीं है, जबकि हमारे पास NADPH में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक फॉस्फेट लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, NADPH कहते हैं। डियर स्टूडेंट पीछे मैंने आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी कि हमारे पास ये मेजर डिफरेंस क्या है ग्लाइकोलिसिस में और जो हमारे पास ये जो अभी हमने HMP पाथवे डिस्कस किया, इन दोनों में फर्क क्या है। सो जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस या इब्नर मेयरनेफ पाथवे जो होता है, ये ग्लाइकोलिसिस होता है अकर इन ऑल टिश्यू, क्योंकि हमारे सारे सेल्स को क्या चाहिए, ATP चाहिए। लेकिन जो HMP का पाथवे है ना, ये सारे टिश्यू में नहीं होता है, हर जगह पे नहीं होता है, क्योंकि NADPH और राइबोज शुगर हर जगह के ऊपर नहीं चाहिए। ये खास करके कहां पे होता है, लिवर में और एडिपोज टिश्यू में, क्योंकि वहां पे हमें NADPH चाहिए होता है फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। रेड ब्लड सेल में चाहिए क्यों, क्योंकि वहां पे एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए चाहिए। अभी आपसे मैंने ग्लूटाथायोन का डिस्कस किया था। टेस्टिस, ओवरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है क्यों, क्योंकि वहां पे हमें स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करनी होती है। लेक्टेटिंग और मेमोरी ग्लैंड में चाहिए क्यों, क्योंकि वहां पे हमें मिल्क फैट एंड मिल्क सिंथेसिस, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो NADPH है ना, ये हमारे पास मिल्क और फैट की सिंथेसिस करवा रहा होता है। इसके अलावा लेंस और कॉर्निया में चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा स्केलेटल मसल और नॉन लेक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये हमें इतना कोई खास जरूरत नहीं होता है। इसके अलावा ये मल्टी साइक्लिक प्रोसेस है। जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होती है ना, उसमें सिंपली ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता पायरुवेट में, लेकिन आपने अभी देखा कि इसमें हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के इंटर होते हैं, इससे हमारे पास 3 CO2 बनते हैं, 3 पेंटोज शुगर बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाकी चीजें भी इसके अंदर बन रही होती है, जैसे हमारे पास 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 1 ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनना होता है। अच्छा जी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो हमारे पास EMP पाथवे है ना, वहां पे हमारे पास NAD+ आ रहा था, लेकिन HMP शंट के अंदर क्या आ रहा है, NAD+ आ रहा है। जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस था उसके अंदर कोई CO2 रिलीज नहीं होता है, जबकि हमारे पास HMP पाथवे के अंदर क्या रिलीज हुआ, CO2 हमारे पास डायरेक्टली रिलीज हो रहा होता है। इन दोनों के अंदर सिमिलर क्या है, ये दोनों के दोनों पाथवे जो होते हैं ना, ये सेल के हमारे पास साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। अच्छा, इनके एंजाइम जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होते हैं। तो अभी जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर, 6 ग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर, फिर ये कन्वर्ट होता है राइबोज
5 फॉस्फेट के अंदर। फिर आगे जो आपके साथ मैंने साइकिल डिस्कस की। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, आपको मैं लेक्चर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। इन स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर मेन है। अगर आपको स्ट्रक्चर सही से समझ में आ गई है तभी आपको ये याद करने के अंदर आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करूंगा और इसके अलावा जो हमारे पास क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है वो भी डिस्कस करूंगा। आई नो कि आज का लेक्चर थोड़ा सा अजीब सा था क्योंकि ये थोड़ा बोर्ड के ऊपर समझाने का था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैंने कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसके साइकिल को बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।